सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने बेसिक और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल देखे थे। इनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि दोनों ही मॉडल ये समझते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक सिंगल होमोजीनियस एक जैसी एंटिटी है। लेकिन जो बड़े सिस्टम्स होते हैं, लार्ज सिस्टम्स जिसे हम कहते हैं, उसमें छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं। अब जो ये सब सिस्टम्स हैं, ये ऑर्गेनिक टाइप भी हो सकते हैं, ये एम्बेडेड भी हो सकते हैं, ये सेमी डिटैच भी हो सकते हैं। किसी की रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा हो सकती है, किसी की कुछ कम हो सकती है। तो इसके बाद आया, ये जो हमने दो देखा ना, बेसिक और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, इसके बाद आया कंप्लीट कोकोमो। इसमें क्या किया गया कि जो कॉस्ट है वो हर एक सबसिस्टम के लिए अलग अलग सेपरेटली एस्टिमेट किया गया, और जो कॉस्ट है सब सिस्टम का उनको फिर जोड़ दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो मार्जिन ऑफ एरर है जो फाइनल एस्टिमेशन में आ रहा था पिछले दो अलग अलग कोकोमो वर्जन से, वो काफी हद तक ठीक हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, काफी ऑफिसेज हैं उसके अलग अलग प्लेस में किसी कंट्री के। तो डेटाबेस जो पार्ट है वो अलग से लिया गया, जिसे हमने सेमी डिटैच्ड कैटेगरी में डाला। इसका अलग से निकालेंगे, अब आपको पता है इसको किस तरीके से निकालते हैं, ये बेसिक कोकोमो से निकालेंगे। जीयूआई को हमने ऑर्गेनिक कैटेगरी में डाला, इसको भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक में होगा तो कैसे निकलेगा। कम्युनिकेशन पार्ट को, एम्बेडेड को अलग से हमने लिया। तो अब इन सबको अलग अलग कंप्यूट करके हमने सम कर दिया ताकि हम ओवरऑल कॉस्ट को कंप्यूट कर सके। फिर आए हेल्स्टीड साहब। हेल्स्टीड साहब का जो सॉफ्टवेयर साइंस था, उनकी एक एनालिटिकल टेक्निक थी ताकि वो एस्टिमेट कर सके। अगेन सबको एक ही चीज एस्टिमेट करनी है, साइज, एफर्ट और टाइम, स्टाफ, पर्सन मंथ, ये सब चीजें हमको निकालनी है। तो उन्होंने क्या किया कि जो ऑपरेटर्स हैं ऑपरेंड पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि उनके कुछ प्रिमिटिव प्रोग्राम पैरामीटर्स हैं जिसे उन्होंने केवल प्रोग्राम में जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स है उन्हीं में तब्दील किया। या तब्दील क्या किया, उनको कहा कि भाई ये जो ऑपरेटर ऑपरेंड है, ये इसी से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। और केवल ऑपरेटर और ऑपरेंड को यूज करते हुए पूरा का पूरा प्रोग्राम लेंथ इन्होंने निकाल लिया। पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम है, मिनिमम वॉल्यूम है, लैंग्वेज का लेवल क्या है, एफर्ट क्या है, डेवलपमेंट टाइम क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने कहा मैं निकाल सकता हूँ, निकाली जा सकती है। उन्होंने ये बताया कि अगर लेंथ आपको देखना है, एस्टिमेटेड लेंथ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है मेन सी का, इसमें 3 वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से, उनका एवरेज निकाल के डिवाइड बाय 3 प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, और उसके बाद एवरेज को प्रिंट कर देते हैं। इसमें जो ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से, ये अलग अलग ऑपरेटर्स हैं आपके, और इन सबको यहाँ पर हमने एक एक करके लिख दिया। जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं करना, क्योंकि देखिए जो ब्रैकेट्स हैं वो एक ही बार हम कर रहे हैं। इस तरीके से यूनिक ऑपरेंड्स हमने निकाले। यूनिक ऑपरेंड्स कुछ इस तरीके से है, जो ए है, बी है, सी है, ए बी जी है। तो ये सारे यूनिक ऑपरेंड्स बन गए। इनका को गिनेंगे आपसे, ईटा 1 n1 12 आएगा, और यदि इनको गिनेंगे ऑपरेंड्स को तो ईटा 2 11 आएगा। तो हम सीधा इस फॉर्मूले में रखते हैं इसको, इन वैल्यूज को, और आप देखेंगे हम आराम से एस्टिमेटेड लेंथ निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड लेंथ आपकी 81 आ गई। अब इस एस्टिमेटेड 81 को आप इस फॉर्मूला में, इस ईटा में, यहाँ पर ईटा, ये 12 प्लस 13, इसको आप 12 प्लस 11 23 हो गया, तो ये 23 यहाँ पर आ गया। और ये लेंथ जो है वो हमने यहाँ से निकाल लिया, वो हम कैपिटल एन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हेल्स्टीड भी, इन्होंने भी एक अपना एक अलग वैल्यू दी। अब यहाँ तक की बात तो ठीक थी, कॉस्ट एस्टिमेशन, डेवलपमेंट टाइम की। अब स्टाफ लेवल एस्टिमेशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला देखिए आप। तो जो लोग जरूरी है, रिक्वायर्ड है किसी डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो अलग अलग वेरी करते हैं। तो नॉर्डन ने काफी R&D प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया, और उन्होंने कहा कि जो रेले कर्व है, कुछ इस तरीके से रेले कर्व होता है, ये आराम से फुल टाइम पर्सनल जितने भी जरूरत हो उसको ये बता सकता है। रेले कर्व हम देख रहे हैं अभी क्या होता है। रेले कर्व, ये उनका फॉर्मूला था। उन्होंने कहा कि E इज इक्वल टू के टी डी टी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 टी स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, E के टी ये सब क्या है। पहले उन्होंने जिससे निकाला है रेले कर्व देख लेते हैं। रेले कर्व इस तरीके से होता है, ये एफर्ट और टाइम के बीच में जो रेले कर्व था उसकी बात हो रही है। 2 पैरामीटर्स है इसमें, एक तो ये टीडी है। टीडी क्या है, डी ना सब्सक्रिप्ट है इसका, इस तरीके से, ये टीडी यहाँ है। तो रेले कर्व ने कहा ये जो टीडी है ये टाइम है जब ये कर्व मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, और के क्या है इसमें, के पूरा एरिया है, के इज द टोटल एरिया। तो ये फंक्शन ऑफ के और टीडी, जो भी चीज निकाली इन्होंने, फंक्शन ऑफ के और टीडी आप फॉर्मूले में भी देख रहे होंगे। फिर उसके बाद पुतनाम साहब आए। पुतनाम ने इस चीज को और पढ़ा, स्टाफिंग को कैसे किया जाए, कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लेवल ऑफ एफर्ट जितना रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट में, उसका भी सिमिलर एनवेलप है इसी तरीके से।
तो उन्होंने कहा कि जो रेले नॉर्डन कर्व है जो अभी हमने देखा, वो काफी अच्छे से रिलेट करता है जो डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड है उससे और एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम से, उन्होंने ये पाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो बहुत सारे उन्होंने आर्मी प्रोजेक्ट्स देखे और उन्होंने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया। उन्होंने कहा L इज इक्वल टू सी के के टू द पावर 1/3 टी डी की पावर 4/3, जिसमें अभी हमने एक फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो वो भी यही चीज है। मैं सबको एक एक करके बताता हूँ। इसमें जो के दिख रहा है आपको, ये वाला के, ये है एफर्ट कितना लगा। एल आपका है साइज इन के एल ओ सी, टी डी आपका है टाइम जितना डेवलपमेंट के लिए लगेगा सॉफ्टवेयर के लिए, और सी के जो है ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ये बताएगा आपको, इट रिफ्लेक्ट द फैक्टर दैट अफेक्ट प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो प्रोग्रामर के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, अगर सी के इक्वल टू 2 है, यदि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत खराब है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई पुअर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो सी के को आप 2 देंगे। सी के को 8 तब देंगे जब अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आराम से यूज किए जा रहे हो। सी के को 11 तब देंगे जब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो, बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट हो। तो रेले कर्व, ये जो छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें किसी में भी आपको पहले इंजीनियर्स बहुत कम चाहिए होते हैं जब शुरुआत होती है प्रोजेक्ट की, क्योंकि उस समय तो प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन ही करना होता है, और जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो आपको और डिटेल चाहिए होता है, तो इससे इंजीनियर बढ़ने लगते हैं और वो पीक पे पहुंच जाते हैं। टीडी वाला पीक देखा था आपने ना। तो पुत्नाम ने कहा कि रेले कर्व जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, वो फेज जो होता है वो होता है टेस्टिंग और प्रोडक्ट रिलीज का फेज। जब सिस्टम टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर से जो स्टाफ है, लोग जो चाहिए, पर्सनल जो चाहिए, वो फिर से कम होने लगते हैं जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन और डिलीवरी तक जाते हैं। तो रेले कर्व से ये निकाला गया निष्कर्ष कि 40%, ये अगर टीडी है तो 40% इस तरफ है ये वाला एरिया, और 60% यहाँ का एरिया लेफ्ट ऑफ टीडी। तो ये हमने अभी फॉर्मूला देखा था। अब अगर कोई कहता है कि भाई हमको शेड्यूल चेंज करिए, आपने 2 साल 1 साल लिया है, आप 2 साल मान लीजिए 2 साल लिया है, तो आप हमको 1.5 साल में करके दे दीजिए। तो उसके लिए हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज अगर करते हैं, के निकालें इसी एक्सप्रेशन से, तो के कैसे हो जाएगा, एल क्यूब बाय सी के क्यूब टी डी टू द पावर 4। ये जो है हर इसके लिए तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज है इसको हम सी ले लेते हैं, इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, एल क्यूब बाय सी के क्यूब, क्योंकि प्रोडक्ट साइज, किसी भी प्रोडक्ट साइज के लिए ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो बस हमको ये मिल गया के इज इक्वल टू सी टी डी बाय 4। केवन एक बार ले लीजिए एक टाइम के लिए, 2 साल के लिए, एक बार 1.5 साल के लिए ले लीजिए। तो के 1 बाय के 2 इज इक्वल टू, क्योंकि के प्रोपोर्शनल है 1 बाय टी डी की पावर 4 से, क्योंकि कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय टी डी से, कॉस्ट भी देख लीजिए 1 बाय टी डी से, मतलब टाइम से। तो अब ये के एक्चुअल चीज ये बन गई, तो ये इससे रिलेटेड है पावर की 4 से। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एफर्ट ये भी इक्वली प्रोपोर्शनल है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट से। हमने ये क्यों निकाला कि हम अगर कोई शेड्यूल चेंज करना चाहता है तो उसके लिए पहले वाले के लिए K1 रखेंगे, दूसरे वाले के लिए K2 रखेंगे। इस तरीके से टीडी दे इसको 2 साल, इसको ये वाला 1.5 साल हो जाएगा, ये 2 साल हो जाएगा। इसको बताता हूँ आपको। और तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी कंप्रेशन करना चाहेंगे डिलीवरी शेड्यूल में, टाइम में, तो ह्यूमन एफर्ट की बहुत पेनल्टी लग रही है, क्योंकि टीडी टू द पावर 4 जा रहा है। तो बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं कम लोगों से, अगर आपका टाइम स्पेन ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत की आप कम समय लें और ज्यादा लोग भर दें। एग्जाम्पल देखिएगा, अब 1 साल है अगर, और किसने कहा कि भाई 6 महीने में कर दीजिए, तो ये हाफ हो जाएगा। मतलब 6 महीना क्या होता है, हाफ साल होता है। अब इसकी पावर 4 देखिए आप कितनी हो जाएगी, हाफ है ना ये, और क्योंकि वो टीडी नीचे था तो ये 2 की पावर 4 ऊपर जाएगी 16 टाइम्स। तो टोटल एफर्ट और जो कॉस्ट है वो 16 गुना इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप है एफर्ट और डिलीवरी टाइम में, वो हाईली नॉन लीनियर है। 2 की घात 4, 2 की पावर 4, 16 हो जाएगा। पुत्नाम ने इसमें एक और चीज इंडिकेट की, पुत्नाम मॉडल ने, अगर शेड्यूल कंप्रेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा पेनल्टी लगने वाली है आपको, और रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आप शेड्यूल एक्सपैंड कर लें। तो बड़े सॉफ्टवेयर के लिए, बड़े सिस्टम्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो छोटे हैं, मीडियम और स्मॉल के लिए, ये ओवर एस्टिमेट कर जाता है। तो बोयम ने कहा कि जो लिमिट है जिसके आगे आप शेड्यूल रिड्यूस नहीं कर सकते, केवल आदमियों को लेके या फिर रिसोर्सेज को लेके, वो नहीं कर सकते आप। और जो लिमिट उन्होंने बताई वो 75% है ऑफ द नॉमिनल टाइम एस्टिमेट। जो टाइम एस्टिमेट किया उसका 75%, यानी कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई कस्टमर डिमांड की हम उसको कम कर दें, एनीवेयर मोर देन 25%, अगर वो कहता है कि मैं 26% पे भी चला जाऊँ, क्योंकि बोयम साहब ने कह दिया कि 75% से
अगर टाइम नॉमिनल टाइम से अगर आपने कम किया तो फिर बहुत इट इज हाईली अनलाइकली, द प्रोजेक्ट इज हाईली अनलाइकली टू सक्सीड, ये सक्सीड नहीं हो सकता। तो 25 तक ठीक है, उसके आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की कुछ लिमिटेड जो पैरेलल एक्टिविटीज है लिमिटेड है। केवल आप सिक्वेंशियल एक्टिविटी को लोगों को हायर करके एडिशनल इंजीनियर्स को लाके नहीं बढ़ा सकते, और काफी इंजीनियर्स इसमें खाली बैठ जाएंगे, दे विल सिट आइडल। फिर जेंसन साहब ने भी मॉडल दिया, ये पुतराम से बहुत काफी सिमिलर है। इसमें क्या किया कि इन्होंने थोड़ा सा जो शेड्यूल कंप्रेशन का, मतलब समय को कम करने का जो एफर्ट पे असर हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की। और जैसे प्रॉब्लम थी पहले वालों में कि वो लार्ज सिस्टम के लिए तो बहुत अच्छे थे, छोटे और मीडियम मंझोले जो प्रोजेक्ट है उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं थे, उसको भी दूर करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया वो था L=CTE और TD K to the power 1/4। तो जब इन्होंने K1 K2 जैसे हमने दिया था कांस्टेंट लेके K1 by K2, इन्होंने कहा TD to the power 2 हो गया है, जिसमें CTE आपका इफेक्टिव टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, TD वही टाइम जितना लगने वाला है। और इसको अगर हम K1 by K2 TD स्क्वायर बाय TD स्क्वायर, K1 by TD1 by TD2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 की घात जो 4 जा रहा था, जेंसन ने कहा कि ये 2 की घात 2 होगा, यानी कि जो 16 गुना असर पड़ रहा था वो केवल 4 गुना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी बात होगी, जब आप किसी प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे या फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे तो इंजीनियर्स पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। अगर हम फंक्शन के हिसाब से अलग अलग फंक्शन जो कर रहे हैं उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दें तो उसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे स्पेसिफिकेशन के अलग कैटेगरी बना दी, ग्रुप बना दिया, डिजाइन के लिए अलग, कोडिंग के लिए अलग, टेस्टिंग के लिए अलग और मेंटेनेंस के लिए अलग। और जो इंजीनियर्स हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, वो अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे हैं? तो स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो टेस्टिंग का काम कर रहा है वो टेस्टिंग का ही करेगा। स्टाफिंग बहुत आसानी से हो जाती है क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इसमें। जो डॉक्यूमेंटेशन बड़े अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अच्छे निकल के आते हैं, क्योंकि जो अलग अलग फेज है वो अलग अलग टीम करती है इसमें। और जो एरर्स है वो आराम से निकल आते हैं, क्योंकि वो आदमी उसी में काम कर रहा है, उसी को देख रहा है, तो वो आराम से एरर उसको निकाल सकता है, जिसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो वही काम करता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इंजीनियर्स पूरे एक प्रोजेक्ट के लिए एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए आप असाइन कर दें, यानी कि सारे के सारे इंजीनियर्स पूरे के पूरे काम करेंगे, तो उसका भी एक फायदा है कि जो डिटेल है प्रोजेक्ट की, जो डिटेल है वो उसको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आप किसी कोडिंग वाले को एक प्रोजेक्ट में रखें तो दूसरे में भेज दें तो उस प्रोजेक्ट को ही समझता रह जाएगा। तो जॉब रोटेशन भी बढ़ता है इससे और समय भी कम होता है। तो टीम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 3 टाइप के हमारे पास टीम स्ट्रक्चर है, और ये टीम स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए हैं कि क्योंकि हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, साइज सब अलग अलग होती है। तो 3 टाइप के टीम स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक चीफ प्रोग्रामर टीम होता है, डेमोक्रेटिक टीम होता है, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। डेमोक्रेटिक टीम क्या कहते हैं? अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, तो 5 से लेकर 6 इंजीनियर्स उसमें होंगे। उसमें एक मैनेजर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप दे सकता है, और अलग अलग मेंबर्स हैं अपने अपने टेक्निकल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक टीम में क्या है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है जो इंडिविजुअल्स का, उनका मोरल भी हाई होता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय इधर उधर भागते नहीं। लेकिन ये तब उपयोगी है जब प्रॉब्लम बहुत कम समझा गया हो, वो और नए बेटर सोल्यूशन निकाल के आ सकते हैं, तो R&D के लिए ज्यादा ये बेहतर है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि 6-7 लोग ही हैं, एक दूसरे को जानते हैं और सब एक ही चीज R&D पे काम कर रहे हैं, तो बहुत छोटे इशू पे भी ये बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई अथॉरिटी तो है नहीं, कोई मेन आदमी तो नहीं है, सभी अथॉरिटी है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कोई ना कोई तो एक मेन होना चाहिए, जैसे घर में क्या पिताजी होते हैं ना मेन, वैसा कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आया चीफ प्रोग्रामर टीम। तो चीफ प्रोग्रामर टीम में एक सीनियर इंजीनियर होता है जो टेक्निकल लीडरशिप प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, टास्क अलग अलग काम अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देता है, फिर वेरीफाई करता है और उसके बाद देखता है कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें प्रोडक्ट जो अलग अलग मेंबर प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको इंटीग्रेट भी करता है। अगर टास्क अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा काम करेगा, और इंडिविजुअल ग्रास्प, सिंगल इंडिविजुअल अकेले इंडिविजुअल जो उसकी ग्रास्पिंग पावर उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली कंप्लीशन आउटवे अदर फैक्टर्स, यानी कि क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, तो टीम मोरल, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब चीजें उसकी आवश्यकता ही नहीं, मतलब उससे पहले ही हो जाएगा। आदमी तो दुखी तब होगा ना जब उसको साल रह जाएगा, जब फटाफट हो रहा है तो क्यों दुखी होगा, मौका नहीं मिलेगा उसको दुखी होने का। चीफ प्रोग्रामर टीम, इसमें एक सिंगल पॉइंट फेलियर है। कैसे? आपने एक चीफ प्रोग्रामर को सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मान लीजिए उसने कंपनी छोड़ दी, फिर क्या करेंगे आप? तो ये एक मसला है इसमें। फिर है मिक्स कंट्रोल टीम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेमोक्रेटिक और आपने चीफ प्रोग्रामर टीम ऑर्गेनाइजेशन देखा,
उन दोनों को कंबाइन करके उन दोनों कंबाइन करके आपने मिक्स टीम कंट्रोल टीम ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कम्युनिकेशन लिमिटेड है और कुछ लोग हैं जो इसमें बेनिफिट होता है उनका। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, जैसे अगर चीफ प्रोग्रामर टीम को देखें तो उसमें एक सबसे बड़ा होता है, वो 2 को असाइन कर देगा, वो उसके अंदर 3 होंगे। डेमोक्रेटिक टीम में सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि मिक्स्ड ऑर्डर टीम में ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये देखिए जुड़े हुए ना, ये ऐसे। तो हमने क्या क्या देखा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट को अगर एस्टिमेट करना है तो हमें सबसे पहले साइज निकालना पड़ेगा। साइज निकल गया तो एफर्ट निकलेगा, एफर्ट निकल गया तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन और कॉस्ट निकल के आ जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक हमने 3 टेक्निक देखी, इसमें एम्पेरिकल है, ह्यूरिस्टिक और एनालिटिकल है। एम्पेरिकल टेक्निक में आप क्या करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट अपने एजुकेटेड गेस लगाते हैं। डेल्फी एस्टिमेशन में थोड़ा इसको और रिफाइन किया गया। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स में क्या होता है कि इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग, तो कोकोमो मॉडल इसमें आता है ह्यूरिस्टिक में। एनालिटिकल मॉडल में क्या आता है, टेक्निक में क्या आता है, इसमें कुछ बेसिक असम्पशंस होते हैं और एस्टिमेट वहां से शुरू किया जाता है। जैसे हेल्सीड ने कहा कि ऑपरेंड और ऑपरेटर से शुरू होगा, ये हेल्सीड सॉफ्टवेयर साइंस। फिर स्टाफिंग की बात हुई एक लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो वो रेले कर्व फॉलो करता है, रेले कर्व। और टेस्टिंग के समय सबसे ज्यादा इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, और यदि आप चेंज करेंगे शेड्यूल को तो उसमें एफर्ट और टाइम चेंज करने में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो काफी हाईली नॉन लीनियर एक रिलेशनशिप हमने देखी। जो स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शनल फॉर्मेट या प्रोजेक्ट फॉर्मेट, 2 फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसको भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 3 टाइप में। चीफ प्रोग्रामर अगर कोई रूटीन वर्क है, डेमोक्रेटिक कोई R&D टाइप प्रोजेक्ट है, और मिक्स्ड है अगर यदि लार्ज प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो फुली ये बात हुई हमारे सॉफ्टवेयर अपने पार्ट की, जिसमें हमने बेसिकली मैनेजमेंट देखा। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में हो सके तो आप इसको और थोड़ा सा किताब से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं, शुक्रिया, मेहरबानी।